नमस्कार साथियों, मैं हूं ऐसे ठाकुर और ये आप देख रहे हैं politickhop.com। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के ऊपर, यानी कि घर्षण के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस महामारी की स्थिति में आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। इस महामारी का सब जो समय है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़िए चीज़ों को, क्योंकि ये एक प्रकार का टाइमिंग मिला हुआ है आपको, क्योंकि इसमें आप अपने आप को घर में रह करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग लॉकडाउन कब तक है नहीं है इस बात को छोड़ते हुए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली वो बात हमारी होने वाली है फ्रिक्शन के ऊपर। हमारी बात किसके ऊपर होगी? फ्रिक्शन के ऊपर हमारी बात होगी। देखिए बच्चे, आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार एक शब्द का नाम सुना होगा, है ना, जिसको हम लोग घर्षण कहा करते थे। राइट, घर्षण कैसे होता है इस समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि ये मेरा एक हाथ है, दूसरा हाथ मेरा ये ऐसा है और दोनों पाम को मैं आपस में रब कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रब। एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने दोनों जो मेरा पाम है, दोनों जो मेरा हथेली है, उसमें थोड़ा सा हॉटनेस फील करूँगा, थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी मुझे। ठीक है, तो ये गर्मी जो महसूस होती है ना, वो फ्रिक्शन के कारण होती है। खैर, इससे भी फ्रिक्शनल फोर्स डिफाइन नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैं एक बात आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सपोज कर लीजिए कोई सरफेस है, राइट। इस सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ चलेगा तो क्या होगा कि इस सरफेस का ये जो ऊपरा वाला भाग होगा, ऊपर वाला भाग सुपरफिशियल लेयर जो होगा, वो सुपरफिशियल लेयर क्या होगा, इस विशेष सरफेस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, कनेक्ट होगा तभी जाकर ये चीज़ इसके ऊपर स्लाइड कर पाएगा। ठीक, अब देखिए जो चीज़ का जो स्लाइडिंग हो रहा है उस केस में क्या होगा, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि फोर्स जो हम इधर की तरफ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग इधर की तरफ ही होगा, लेकिन इस स्लाइडिंग का अपोज करने वाला एक एलिमेंट इसके ऊपर काम करेगा और वही एलिमेंट जो होगा फोर्स के रूप में होता है और उसको हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा ये कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर लगने वाला एक टाइप का ये एक फोर्स हो, एक मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का वेट कुछ ना कुछ नीचे की तरफ लगेगा, W। ठीक, इस बॉडी के ऊपर हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं F सपोज कर लीजिए। तो F फोर्स लगाने के कारण इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। वो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो तो बाद की बात है, पहले ये समझिए कि इसका फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। होगा ये कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ से हो सकता है ये बॉडी अभी यहाँ जो है हो सकता है ये यहाँ चली जाए, यहाँ से यहाँ चली जाए। कहने का मतलब इतना बॉडी डिस्प्लेस कर गया, नहीं, बॉडी क्या कर गया, इतना डिस्प्लेस कर गया। प्यारे छात्रों, इस बात को समझना जरूरी है कि ये बॉडी जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये जो मेरा बॉडी है, यानी कि ये जो मेरा इस प्रकार का जो बॉडी है और ये जो मेरा सरफेस है, तो ये बॉडी का ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट है इस सरफेस से कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ फ्रिक्शन के मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में कि फ्रिक्शन जो होता है उसका एक प्रकार का आणविक क्या संरचना होता है ना, उसका जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। देखिए बच्चे, आपको लग सकता है कि ये सरफेस प्लेन है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें अगर बात किया जाए तो जाकर आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे उबड़ खाबड़ छिद्र हैं, जो कि एक वास्तविकता है। कोई भी सरफेस 100% प्लेन नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो क्या होगा कि एक ऐसा सरफेस होगा जो कि अगर बात किया जाए तो एक बहुत छोटे छोटे कण के आधार पर आप देखिएगा तो उबड़ खाबड़ होगा, मतलब कि इसमें थोड़ी थोड़ी रबनेस होगी जरूर।
है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होगा, इसमें रबिंग एक्शन करने का एक प्रॉपर्टी होगा। माइक्रो लेवल पर चीज़ को समझिए। अब क्या होगा, सेकेंड देखिए कि ये जो मेरा बॉडी है, ये जो मेरा बॉडी है, इस बॉडी का भी जो सरफेस ऐसा ही कुछ होगा। अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल के बारे में बात करें तो अब बताइए, एक ये सरफेस और ये सरफेस आपस में आएगा और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहेगा, तो एक जाहिर सी बात है कि ये जो स्लाइडिंग का जो स्लाइड होने के बीच का जो कंटेक्ट है, मतलब कि ये बॉडी और ये सरफेस तब स्लाइड कर पाएगा जब ये, मान चलिए हम फोर्स अगर ऐसे लगाएंगे तो इधर जो फोर्स लगाते हैं तो ये इसके अपोजिंग में अगर इधर जो फोर्स लग रहा है मेरा इस सरफेस के द्वारा, ये फोर्स अगर इससे ये इस फोर्स से ज़्यादा हुआ तभी जाकर बॉडी स्लाइड कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, एक अपोजिंग एक्शन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? अपोजिंग एक्शन हो रहा है। किसके कारण? तो बॉडी के सरफेस के कारण अपोजिंग एक्शन हो रहा है। ठीक, तो बॉडी के सरफेस के कारण क्या होता है? अपोजिंग एक्शन होता है। और जो भी अपोज में फोर्स लगेगा, जो भी अपोज करने के लिए फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक मान लीजिए कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। क्या हो जाएगा बाबू? अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा अप्लाइड फोर्स। ठीक, और ये मेरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है बाबू? फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने कहा कि जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अनुसार से इस बॉडी में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। नहीं, चलिए कुछ हम स्टेजेस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि कुछ स्टेजेस क्या हो सकती है जो कि चर्चा करने की विषय हो सकती है अगर देखा जाए तो वो स्टेजेस जो होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको बाबू अभी कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि मैं लिखने के लिए जो भी चीज़ व्यवस्था होती है वो आपको मैं एक नोट दे दूँगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको फ्रिक्शन। अभी आप यहाँ से देखिए एक चीज़, सपोज कर लीजिए ये एक सरफेस था। इस सरफेस पर ये कोई बॉडी रखा हुआ था, मान चलते हैं 20 kg इसका वजन था। मैं अभी वजन कह रहा हूँ 20 kg, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जिस है ना, ये मान चलिए ये तो मेरा पृथ्वी का सरफेस होगा ना नीचे, अगर ऐसे देखेंगे तो ये तो मेरा पृथ्वी का सरफेस था। ये तो अर्थ हो गया बाबू, अर्थ हो गया। ये अर्थ क्या करेगा? इस बॉडी को अपने ओर आकर्षित करेगा। सपोज कर लीजिए कि आकर्षित करने का जो तरीका है बॉडी का, जिस पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो mg लग रहा है, राइट। W इक्वल टू क्या होता है बाबू? mg होता है। तो बॉडी का जो मास है, मगर मान चलिए वो मैं कहता हूँ 20 kg है, तो जाकर m की वैल्यू वहाँ पर रखूँगा 20। अगर मैं कहता हूँ कि बॉडी का वेट 20 kg है तो mg की वैल्यू 20 kg हो जाएगी। और मैं अभी यहाँ यही कहा था कि बॉडी का वेट कितना है? 20 kg है। सपोज कर लीजिए 20 kg का बॉडी था। इसके ऊपर कोई आदमी आता है और क्या करता है कि मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितना न्यूटन का? एक ऐसा कंडीशन है कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है। ऐसा देखा जाता है कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये 2 न्यूटन का फोर्स आदमी लगाएगा तो इस सरफेस के द्वारा इस बॉडी के सरफेस और ये जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो लगने वाला अपोजिट रिएक्शन होगा इस फोर्स के अगेंस्ट में, वो भी 2 न्यूटन के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूँ तो मैं इस प्रकार से एक टेबल बनाता हूँ। ये जो कैपिटल F लिख रहा हूँ वो अप्लाइड फोर्स का है बाबू, और जो स्मॉल f लिख रहा हूँ वो जो है वो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैंने कहा 2 न्यूटन जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी में कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये समझ लीजिए आप कि बॉडी हमारा रेस्ट में है। पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर में। तो मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जा रहा है। मैं ये मान के चलूँगा यहाँ पर कि जो मैंने एक्शन किया उसके बदले में ये सरफेस ने रिएक्शन कर दिया, और दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। दैट्स वाई बॉडी के कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए, तो मैंने कहा जब मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो 2 न्यूटन का रिएक्शन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू? रिएक्शन भी मिल रहा है। सपोज कर लेता हूँ जब मैं इस 2 न्यूटन का फोर्स को चेंज करके 4 न्यूटन कर दूँ, तो इस केस में भी मैं यही देख रहा हूँ कि बॉडी अगेन रेस्ट में है ना। बॉडी किस में है? रेस्ट में है। थोड़ा सा मैं चीज़ को थोड़ा सा एक कम करना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कंडीशन मुझे एनालाइज करना है। दैट्स वाई मुझे एक टेबल और लेना चाहिए। मैं एक कंडीशन लिखता हूँ। क्या कंडीशन लिखता हूँ? तो बताइए बाबू, मैंने कहा कि भाई 2 न्यूटन का जब फोर्स मैं अप्लाई करूँगा उस केस में जो अपोजिट रिएक्शन अगर 2 न्यूटन का हो रहा है तो बॉडी मेरा रेस्ट में रहेगा, राइट।
अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो 4 न्यूटन का है। उस केस में सपोज कर लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि बॉडी मेरा रेस्ट में ही है। अगर मैं यहाँ पर रेस्ट लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ बॉडी के सरफेस पर जो जनरेट हो रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन हो जाएगी। सपोज कर लीजिए कि कोई तीसरा आदमी आ गया और सरफेरा सा आदमी आ गया। सरफेरा मतलब कि थोड़ा सा चढ़ा करके आ गया वो आदमी, और वो 20 न्यूटन फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया बाबू। तो मतलब कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। ठीक, ऐसा देखा गया, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ देखा गया क्योंकि हो सकता है कि 20 न्यूटन अप्लाई करने के बावजूद ये ना हिले, लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि कंडीशन मुझे आपको समझाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 20 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई किया जाएगा तो ऐसा देखा जाता है कि बॉडी मूव कर जाती है। क्या कर जाती है? मूव कर जाती है, नहीं मूव कर जाती है ना। बॉडी किस कंडीशन में हो गया? मूविंग कंडीशन में हो गया। इसका मतलब ये है कि जब 20 न्यूटन के फोर्स में बॉडी मूविंग कंडीशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है 20 न्यूटन से कम होगा बाबू। क्यों? क्या होगा? कम होगा ना। मैंने ये क्या लिखा? जो रिएक्शन है वो 20 न्यूटन से कम है, रिएक्शन विल बी लेस देन 20 न्यूटन। अब इसका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तीसरा स्टेटमेंट, इसको समझते हैं बढ़िया से। मैंने कहा कि कोई आदमी आया और 20 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, इस बॉडी में स्लाइडिंग हुआ हो गया, तो उसके अनुसार से मैंने लिख दिया कि बॉडी मूव कर गया। अब मैं एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ, बॉडी में स्लाइडिंग संभव कैसे है। तो देखिए बाबू, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी है मेरा, बॉडी के इस सरफेस पर फ्रिक्शन जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बॉडी मेरा स्लाइड नहीं करता तो मैं कहता कि बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है। क्या कहता? बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है। और मैं मान के चलता हूँ कि जितनी भी फोर्सेस है वो लीनियर ही लग रही है। तो इस केस में मैं एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नाम की एक चीज़ होती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। तो मान लेता हूँ मैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि जितने भी फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रहे हैं उसका समेशन क्या होना चाहिए? उसका समेशन होना चाहिए 0। तब जाके बॉडी मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को एक बार फिर से समझिए कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब समझा जाता है जब उस पर लगने वाले सारे के सारे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तब जाके कहते हैं बॉडी मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। एक इक्विलिब्रियम का एक टाइप और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उस केस में बॉडी के ऊपर लगने वाला जितना भी मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी में जब मोमेंट 0 हो जाएगा तो कहलाएगा बॉडी मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी पर लगने वाला जितना भी फोर्सेस है उसका अगर रिजल्टेंट 0 हो गया, इसका मतलब है बॉडी मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ए बाबू, एक बात बताइए कि बॉडी मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पर होता तो बॉडी स्लाइड करता क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस बात को समझिए। मैंने क्या किया? मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और बॉडी स्लाइड कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी अपोज हो रहा था ये जो 20 न्यूटन से कम हो रहा था ना। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी अपोजिंग हो रहा होगा 20 न्यूटन से कम हो रहा होगा, तभी तो जाकर बॉडी इस दिशा में इस डायरेक्शन में स्लाइड की है। सपोज करें कि यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी की यानी कि ये जो सरफेस है इसकी कैपेसिटी ही है कि मैं 18 न्यूटन का फोर्स को, है ना, बियर कर सकता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैं उतना फोर्स को रेसिस्ट कर सकता हूँ, इसकी फ्रिक्शन कैपेसिटी है सर। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये है कि इस दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो मात्र 18 न्यूटन की हो सकती है। तो बताइए, जैसे 18 न्यूटन का ये बॉडी लगाएगा तो जो 2 न्यूटन का प्रभाव एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 20 न्यूटन है, मैंने कहा कि 18 न्यूटन का अपोजिंग हो सकता है, संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो विकृति कितनी की है, मतलब कि कमी या फिर बढ़ोतरी कितनी की है। अगर देखा जाए तो वो जो है आपको 2 न्यूटन का मिलेगा। और मैं एक बात कह दिया था जब मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज़ कहा था कि अगर बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, 0 से अलग होती है, तो उसके अनुसार से जिस डायरेक्शन में बॉडी का जो फोर्स ज़्यादा होगा उस फोर्स के डायरेक्शन के अनुकूल बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर 20 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, अगर 20 न्यूटन इधर से रिएक्ट कर देता तो बॉडी मेरा स्थिर रहता। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि मेरा बॉडी हम जो बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मात्र रिएक्ट कर पा रही है 18 न्यूटन को, लेकिन जो 2 न्यूटन का जो पार्ट होगा वो बॉडी को डिस्प्लेस होने से मजबूर कर देगा।
बात समझ में आ रही है आपको? तो इस केस में मैंने देखा कि ये कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जैसे बॉडी मूव हो रहा है तो मैं कहूँगा कि बॉडी मेरा है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। और हम लोग जो भी गणना करते हैं खासकर मैकेनिक्स में, वो सारी गणना हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं। तो आगे आने वाले केसेस में ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि वहाँ पर कि इक्विलिब्रियम में बॉडी कब जाती है, बॉडी जो भी चीज़ होगा हम लोग इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान करके चलेंगे आगे। तो एक चीज़ आप समझ जाइए कि आपको इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ने वाली है अच्छी खासी, है ना। अब से जैसे कि हम देख रहे थे कि जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे तो किसी भी बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालना तब संभव हो पाता था जब हम इक्विलिब्रियम को समझते थे, अदरवाइज हम वहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकाल पाते, राइट। क्योंकि इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाना जरूरी होता है। फिलहाल आपने यहाँ पर देखा है ये कि 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में स्लाइड हो गया, बट मतलब ये कि बॉडी का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन से कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बॉडी के पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 न्यूटन का, कहने का मतलब है बॉडी के पास लिमिटिंग कैपेसिटी है 18 न्यूटन का। तो इस केस में इस बॉडी के पास जो ये वैल्यू है इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। तो इस प्रकार से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अभी आपके सामने आएंगी, जैसे कि मैंने अभी ये पढ़ाया कि जब दो सरफेस आपस में कंटैक्ट होकर मोशन करती है तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक प्रकार का रेसिस्टेंस क्रिएट होता है और उसी रेसिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन के रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में आप बात करना चाहें तो मैं कुछ आपको बता दूं कि जो फ्रिक्शन होगा मेरा उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे किस प्रकार से हैं ये देख लीजिए। फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन को मैं एक बून और बेन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। बून एंड बेन, ये समझिए। आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो अच्छी बात है। बून का मतलब होता है वरदान। क्या होता है? वरदान। और जो मेरा बेन होता है इसका मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। अब इस दोनों वर्ड को समझते हैं, इसके अनुसार से आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, बून का मतलब होता है वरदान। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन को लेकर के हम क्या क्या फायदे वाली चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि फ्रिक्शन कोई अगर हमको सिखा कर गया है तो उसके फायदे क्या क्या है। और आप जानते हैं कि जो भी काम है, जो भी कंसेप्ट हमारे पास है, उसके फ़ायदे के साथ उसका नुकसान भी है। कोई भी चीज़ सिर्फ फ़ायदे के साथ ही नहीं आता है, ठीक है। इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने आप में खुद होंगे। अगर आप किसी को देख करके खुश होते हैं तो आपको देख करके हो सकता है कि वो दुखी हो जाए। दैट्स वाई वेरी एग्जाम्पल आपके पास है। मैं बात करना चाहता हूँ बैन के ऊपर। बैन कहने का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। तो कहने का मतलब है फ्रिक्शन का जो निगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे रियल लाइफ के ऊपर, हमारे जो भी हम लोग डेली वर्क करते हैं उसके ऊपर, तो वो कहलाएगा मेरा बैन। अब इन दोनों चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई बालक बना देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैं एक बालक बना देता हूँ ऐसा, ठीक। ये जो बालक है, इस बालक के साथ कैसा है, क्या है कि ये कुछ इसका शेप ऐसा होगा। थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा पैर दिखाना चाहता हूँ, ठीक। अब कितना बड़ा बालक हो गया? बहुत बड़ा बालक हो गया, समझ लीजिए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पर जो बालक का जो पैर है, ठीक है, ये किसी न किसी सतह पर होगा, किसी न किसी जमीन पे होगा, राइट। किसी न किसी जमीन पर होगा। आप लोगों में से जो थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति के बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि सर बालक लड़का भी तो हो सकता है। तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वो शांत रहिए। फिलहाल ये जानिए कि बालक जो है ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है। तो ज़मीन पर जब बालक खड़ा है, ठीक है, बालक चलना चाहता है। क्या करना चाहता है? चलना चाहता है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये जो चलने का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, उसको थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ, है ना। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी खड़े होते हैं तो कॉन्टैक्ट बनता है हमारा पृथ्वी से। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसको थोड़ा सा मैं जूमिंग करना चाहता हूँ, है ना, बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ, राइट। सो बच्चे आइए थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा नोट आउट करना चाहता हूँ इस चीज़ को
ये जो हमारे शरीर का यानी कि हमारे फुट का जो कंटेक्ट सरफेस है, कंटेक्ट है किससे, ये अर्थ से यहाँ भी है और इस प्रकार से यहाँ भी है। देखिए तो हमारे पैर में कुछ ना कुछ ग्रिपिंग होता है मतलब कुछ ना कुछ लाइनिंग टाइप का होता है, जिसको आप कह सकते हैं फुट प्रिंट। क्या कह सकते हैं, फुट प्रिंट। जैसे कि आपके पास क्या होता है, फिंगर में फिंगरप्रिंट होता है, उस प्रकार से आप फुट प्रिंट भी बोल सकते हैं। तो फुट प्रिंट जो होता है ये इससे कनेक्टेड हो रहा होगा, मतलब कि मान लेते हैं कि फुट प्रिंट की स्थिति ये है कि ये मेरा ज़मीन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए जब तक फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता है। कैसे नहीं बढ़ेगा, मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए कि जैसे कि मान चलिए जब इस पैर का कनेक्शन जो हमारा पृथ्वी से होगा तो ये पैर उठा हुआ रहता है, उठा लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर ये पैर मेरा कनेक्शन में है तो ये पैर मेरा हिलेगा डुलेगा नहीं एक जगह से। फिर इस प्रकार से हम इस पैर को आगे रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पैर को जमाएंगे पृथ्वी के ऊपर और इस पैर को उठा लेंगे। क्योंकि देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लग रहा है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऊपर नीचे नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको, तब जाकर चलना संभव हो पाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा ये होता है कि जब बारिश हो जाती है तो आप धड़ाम से गिरते हैं, है ना। जब बारिश हो जाती है तो आप अगर मान चलिए ये मेरा पृथ्वी का सरफेस है तो उस केस में अगर मान चलिए सरफेस पर अगर बारिश हो गया तो आप धड़ाम से गिर जाते हैं, मुंह की खानी पड़ती है आपको, है ना, मिट्टी शरीर में लग जाता है। वो कैसे होता है देख लीजिए, जब बारिश होती है तो क्या होता है, ये मिट्टी लूज पड़ जाता है। जैसे लूज पड़ेगा, अगर सपोज कर लीजिए कि चिकनी मिट्टी है जिसको इंग्लिश में क्लेई सॉइल बोलते हैं, अगर ये क्लेई सॉइल है उसके ऊपर अगर आप पैर रखते हैं आप, तो क्या होता है कि आपका जो सॉइल से कांटेक्ट है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो सॉइल दे पाएगा, लेकिन क्या होगा कि सॉइल खुद में डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग है ना देहात की भाषा में थाल भी बोलते हैं, आप मड कह सकते हैं नहीं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो मड क्रिएटेड होता है, क्या होता है, मड से आपके पैर का संबंध बनेगा, राइट। लेकिन जो मड जो होगा इतना कैपेबल नहीं होगा कि आपका जो हॉरिजॉन्टल आपका जो आप जो हॉरिजॉन्टल एक्शन उस पर डालेंगे उसके प्रति वो रिएक्शन दे दें। दैट्स वाई क्या होता है कि उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कम जाती है और हम लोग धड़ाम से गिर जाते हैं। अब बताइए जब हम लोग जब थाल होता है तो फ्रिक्शन किस सरफेस के बीच में होता है, थाल होता है। देखिएगा क्या मतलब कि जो मड होता है उस केस में क्या होता है कि हमारे पैर से मड कनेक्टेड रहता है, राइट। लेकिन मड का जो दो लेयर होगा उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो स्ट्रेंथफुल नहीं होगी। दैट्स वाई क्या होगा कि मड का जो दो लेयर होगा, मतलब कि जो मेरा मिट्टी है उसका दो लेयर अपने आपस में खिसक जाएगा और जैसे खिसेंगे आप गिरे धड़ाम से, राइट। सो ये मैकेनिज्म है फ्रिक्शन का यहाँ पर इन दोनों केसेस में, जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको देखते भी होंगे। आप फर्श पर भी चलते हैं तो अगर फर्श अगर ड्राई है तो अच्छा बात है, अगर फर्श भीगा हुआ है तो आपको थोड़ा सा, है ना, बिना ब्रेक का पर्सन बनना पड़ता है। उस केस में आप गिर सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये है मेरा फ्रिक्शन का एक प्रकार का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। लेकिन बात करते हैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज के ऊपर, थोड़ा सा और बात करते हैं। और जब डिसएडवांटेज होगी तो क्या होगा, एक अलग कंसेप्ट आएगा। हम लोग एक तेल का नाम जानेंगे, एक ऑयल का नाम जानेंगे, जिसको हम लोग, अगर ऑयल मेरा फ्रिक्शन कम करेगा तो उसको बोलेंगे लुब्रिकेंट। क्या बोलेंगे, लुब्रिकेंट बोलेंगे। तो थोड़ा देर के लिए, है ना, 5 मिनट के लिए इस बात को लेकर के हमारे साथ बने रहिए। देखिए मैं मान चलता हूँ एक गियर की बात करता हूँ। कुछ जो आपका साइकिल का जो गियर होता है या फिर मोटरसाइकिल का जो गियर होता है उसका जो पैटर्न होता है इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से पैटर्न होता है उसका। एक मैं ये बना देता हूँ और एक मैं दूसरा बना देता हूँ। सपोज कर लीजिए जो बेल्ट चलता है, सपोज कर लीजिए कि आप देखे होंगे अगर 2 पहिए होते हैं उसमें, और इस प्रकार से एक ऐसा बेल्ट कनेक्शन होता है जिसमें क्या करते हैं, 2 इंजन की शाफ्ट घुमाते हैं और इंजन मेरा काम करता है, ठीक है। तो ये बेल्ट का पार्ट है, बेल्ट का, है ना, मान लेते हैं मैं इसको बेल्ट कह देता हूँ। मैं बेल्ट भी पढ़ाऊँगा आगे जा करके, है ना, ठीक है। तो देखिए जब क्या होता है कि अगर आप कोई देखते होंगे तो मशीन आपको देखते होंगे तो क्या होता है, ऐसा इससे कनेक्टेड रहता है। और मतलब कि ये मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों ये जो मेरा सरफेस है और ये सरफेस है, दोनों के बीच में ग्रिपिंग है। क्या है, ग्रिपिंग है। अब ये ग्रिपिंग होगा तो ये मान चलिए इस शाफ्ट को अगर मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा कि इसके अनुसार से इसमें भी मूवमेंट आएगा, राइट।
लेकिन क्या होता है, दो सरफेस के बीच में बार बार कंटैक्ट होने से क्या होता है, ये जो मेरा है और ये जो मेरा सरफेस है उसमें उसको घिसने का चांस बढ़ जाता है। और इस घिसने के चांस बढ़ने के बाद क्या होगा कि ये चीज़ गर्म होकर के क्या हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों सरफेस के बीच में है ना ऐसा वायर डालते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम कर सकता है, जो कि फ्रिक्शन को कम कर दे। जैसे फ्रिक्शन को कम करेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में ज़्यादा घिसावट नहीं होगा, और ये जो मेरा, इसको हम लोग आप कह सकते हैं तीर जो है, मेरा जो दांत है यहाँ पर, वो दांत जो है रब नहीं करेगा, वो खराब नहीं होगा। तो ये तो खैर बात मैंने ये किया कि फ्रिक्शन को कम कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो बच जाएगा। आपको ज़्यादा समझ में तब आएगी जब आप इस पर आइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेज में है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझिए। देखिए ये बेल्ट जो होता है उसमें एक ये व्हील होता है और एक ये व्हील होता है, दोनों व्हील जो होता है रोटेटिंग होता है, ठीक है, रोटेटिंग होगा। जैसे दोनों व्हील मूव करेगा तो क्या होगा कि ये जो बेल्ट है मेरा इस प्रकार से इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट। अब बेल्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो देखिए ये जो बेल्ट है, यहाँ इस बेल्ट का जो इंटरनल सरफेस होगा यहाँ पे, और ये जो मेरा व्हील है इसका जो सरफेस होगा, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो इस केस में एक अच्छे अमाउंट पे फ्रिक्शन हो, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तो मान लीजिए ये भी प्लेन है, बेल्ट भी प्लेन है, तो क्या होगा, ये चीज़ घूमे नहीं करेगा, जब तक ये नहीं घूमेगा तो हमारा मशीनरी वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में अच्छा ये भी बात हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों घूम गया तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको घुमाने के लिए हम लोग बेल्ट लगाए हुए हैं, क्योंकि इस शाफ्ट का जो है एनर्जी अगर हमको इस शाफ्ट पर ट्रांसफर करना है तब जाकर हम बेल्ट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन चाहिए होता है। अगर आप फ्रिक्शन नहीं देंगे तो आपका ये जो है ये जो बेल्ट है जो है स्लिप कर जाएगा। अगर बेल्ट स्लिप कर गया तो आप यहाँ पर इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जो आपका मशीनरी जिस पर आप एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ये होगा, देखिए सपोज कर लीजिए कि सपोज कर लीजिए कोई मशीन है और उसका एक शाफ्ट ये है और ये आपका जनरेटर है, उसका एक शाफ्ट है, और उस मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इस शाफ्ट को घुमाना जरूरी है, तब जाकर के वो मशीन काम करेगा और वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू आप है ना कुछ फ़ायदा ले पाइएगा। तो ये शाफ्ट घूमेगा कैसे, ये प्रश्न उठ जाता है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जनरेटर के माध्यम से एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, और जो मेरा जनरेटर का इंजन होता है उसके द्वारा जो एनर्जी आता है वो इस शाफ्ट पर आता है, और इस शाफ्ट से हम क्या करते हैं, इस शाफ्ट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा कि वो जो मेरा नया इक्विपमेंट है जिससे हमको कोई भी काम करवाना है वो काम कर सकता है। जैसे कि मान चलिए आपको है ना राइस मिलिंग करनी है तो राइस मिलिंग हो सकता है, मतलब कि चावल कूट सकते हैं आप उससे, राइट। तो इस प्रकार से चावल कूटने वाला मशीन होता है और आटा पीसने वाला मशीन होता है, सभी इसी के थ्रू काम करता है, राइट। आप देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आप आटा पीसने वाले मशीन को देखें, यानी कि जो फ्लोर जो बनाने वाला जो मशीन होता है उसको देखिएगा आप, तो ऐसा ही होता है। वहाँ पर क्या होता है, या तो मोटर रहेगा या फिर जनरेटर रहेगा। मोटर या फिर जनरेटर से क्या करते हैं, बेल्ट लगा देते हैं, और जो बेल्ट जो होगा उस मशीन जो मशीन का चक्की होगा उसको घुमाएगा, व्हील को घुमाएगा, तब जाकर के ये चीज़ काम कर पाएगा। तो खैर ये सब बात किसके लिए है, ये सब बात फ्रिक्शन का यूज़ के लिए है। और फ्रिक्शन के इस्तेमाल के कारण हम देख पा रहे थे कि हम लोग चल भी पा रहे थे, और फ्रिक्शन कभी जो फ्रिक्शन के कारण भी क्या हो रहा था, हम कभी गिर भी पा रहे थे। उसके अलावा क्या हो रहा था, हम अपने मशीन को बचा पा रहे थे फ्रिक्शन को कम करके, और कभी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके हम एक इंजन से दूसरे इंजन पर पावर को ट्रांसफर भी कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आपको अगर मैं इतना चीज़ पढ़ाया हूँ तो इसका एक नोट्स भी चाहिए, राइट। तो आइए मैं आपको एक नोट डिस्प्ले कर देता हूँ, जितनी भी बात मैं पढ़ाया हूँ उसके लिए ये नोट्स है। देखिए फ्रिक्शन का डिफिनेशन कहता है, व्हेन वन बॉडी कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द अनदर बॉडी एंड बॉडी। सो थोड़ा सा एक एडिटिंग मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक यहाँ पर एडिटिंग करें, है ना, अदर बॉडी, है ना, ये दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। थोड़ा सा एडिटिंग आप कीजिएगा इसको। एंड परफॉर्म रिलेटिव मोशन, देन देयर इज अ फोर्स एक्ट विच अपोज द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन, राइट। तो बात देखिए, मैंने अभी बात को आपको बताया, समझिए ये कोई बॉडी है जिसका वेट mg लग रहा है नीचे, ठीक है। चलिए, तो ये जो वेट mg लगेगा नीचे, तो इस वेट को अपोज करने के लिए जो वर्टिकल रिएक्शन होना चाहिए, है ना, क्योंकि वर्टिकल ये बॉडी मेरा अंदर धंसे नहीं है, इसके लिए क्या होगा, ये जो पृथ्वी होगा उसके ऊपर वर्टिकल रिएक्शन लगाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब ये mg फोर्स जितना होगा ना उतना ही ऊपर की तरफ ये जो मेरा पृथ्वी है वो फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो मेरा देखिए
ये मेरा अप्लाइड फोर्स था जो कि हम लोग इधर बॉडी को खींच रहे थे, तो ये सरफेस है ये क्या करेगा, इस खिंचाव को अपोज करेगा, जिसके लिए यहाँ इस सरफेस के ऊपर लगेगा स्मॉल एफ की वैल्यू। तो ये स्मॉल एफ का जो डायरेक्शन है संभव है तो आप यहाँ दिखाइए, यहाँ नहीं दिखा करके, राइट। ये बात है, क्लियर है। तो आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन पे हैं तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाइएगा, ये आपकी मजबूरी होगी। ठीक, तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो फ्रिक्शन था, मैंने फ्रिक्शन के डेफिनेशन के ऊपर बात किया, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर बात किया, अब मैं इसके टाइप्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसमें देख लिया जाए तो फ्लूइड फ्रिक्शन है और सॉलिड फ्रिक्शन है। दोनों को क्या करते हैं, है ना, लगता है, ऐसा लगता है कि जो हमारा टाइपराइटर है उसको डोजिंग ज़रूरत है, क्या है, हाँ। यहाँ पर आप फ्रिक्शन लिखिएगा, सॉलिड मैकेनिक्स नहीं लिखिएगा। ठीक, क्या लिखिएगा, मैकेनिक्स लिखिएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर मान चलिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ था। चलिए खैर इसको लेकर के, है ना, थोड़ा सा सुधार लीजिए अपने आप को, ठीक। तो देखिए मैंने कहा कि फ्रिक्शन जो है उसके दो टाइप्स होंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन और, है ना, सॉलिड फ्रिक्शन। आप दोनों चीज़ को बढ़िया से समझते हैं एकदम अच्छा से, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में जान रहे हैं, और टाइप्स जो देखें तो हम लोगों को दो टाइप नज़र में आया, एक था फ्लूइड और एक था फ्लूइड और एक था सॉलिड फ्रिक्शन, राइट। ठीक है, देखिए जहाँ तक बात है फ्लूइड फ्रिक्शन की, इसको समझने से पहले आप इसको समझिए एक बार। सॉलिड फ्रिक्शन वो होगा जब दो सॉलिड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। मतलब कि जो दो पार्टिसिपेंट है फ्रिक्शन को जनरेट होने के लिए, आप जानते हैं कि एक सरफेस ये होगा और दूसरा सरफेस अगर आएगा तभी जाकर के फ्रिक्शन होगा, नहीं आएगा तो फ्रिक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि एक पार्ट ये सपोज कर लीजिए एक सॉलिड ये है और दूसरा सॉलिड ये है, दोनों के बीच में अगर रबिंग हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो जाकर हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग सॉलिड फ्रिक्शन कहेंगे। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, अगर आप देखिएगा तो आपको मैकेनिक्स में इसको जाकर के आपको ज़्यादा पढ़ना है। हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ाई होती है, और उसके लेकर के आपको, है ना, जब आप हायर क्लास में जाइएगा, खासकर अगर आपका ब्रांच सिविल है या फिर मैकेनिकल है, तो आप इससे अच्छे से रूबरू हो जाएंगे। इतने अच्छे से रूबरू होंगे कि सपोज लगेगा कि आपके मतलब कि एक अंडर का जोन है ये चीज़, ठीक है। खैर बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स के ऊपर, बात कर लिए हम लोग, अभी बात करते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर, यानी कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा। देखिए अगर आप साइंस की भाषा में आते हैं तो फ्लूइड जो होता है वो दो चीज़ के मिलकर, दो चीज़ का है ना, दो चीज़ों को हम कंबाइनली रूप से फ्लूइड बोल सकते हैं। उसमें है क्या, पहला देख लीजिए, हाँ सॉरी, पहला होगा इसमें आएगा लिक्विड और दूसरा गैस, ठीक है। गैसेस लिख दीजिए, लिक्विड्स लिख दीजिए। तो जितने भी लिक्विड्स है और गैसेस है उसको कंबाइनली रूप से हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं इन द जोन ऑफ साइंस, राइट। और आप इंजीनियरिंग में है तो ऑब्वियसली नो डाउट कि आप साइंस में हैं, ठीक है, आप उसमें ज़रूर हैं। खैर बात करते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में। तो लिक्विड्स के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो हम लोग, या फिर गैसेस के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन ये बात इतनी जल्दी हजम नहीं होने वाली होती है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए बढ़िया से कि लिक्विड में कैसे फ्रिक्शन होता है और गैसेस में कैसे फ्रिक्शन होता है, और इतना ही समझ करके हम ये जो मेन्यू है फ्लूइड फ्रिक्शन का उसको क्लोज कर देंगे, राइट। हम लोग इस मेन्यू के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको समझिए, आपके पास मौका है कि आप समझ सकते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस के बीच में फ्रिक्शन कैसे होता है। देखिए बात करते हैं हम, सपोज कर लीजिए कि ये जो मेरा एक लेयर, एक वाटर का लेयर है, सपोज कर लीजिए किसका लेयर है, वाटर का लेयर है, ठीक। ये वाटर का लेयर है, ठीक। अब क्या करते हैं ना,
कि वाटर के लेयर के ऊपर एक ऐसा समस्या एक ऐसा लेयर लेते हैं हम लोग, एक ऐसा लेयर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि वाटर लेयर होगा, सपोज कर लीजिए ये मान के लिए कोई कंटेनर है उसमें है, या फिर ये कर लीजिए कि इस सरफेस के ऊपर जितना है वो वाटर है, ठीक है। ये मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ ये वाटर है, ठीक है, ठीक। क्या है बाबू, ये वाटर। अब देख लीजिए, अब मान लेते हैं हम एक केरोसिन तेल लाते हैं, व्हाट, केरोसिन ऑयल। क्या है, केरोसिन ऑयल ले आए। अब क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल को इसके ऊपर डाल देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो केरोसिन ऑयल होता है वो क्या करता है, वाटर के ऊपर है ना फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। इसके कारण क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस है, मतलब कि उस दोनों का घनत्व तो अलग अलग है। आपको पता होना चाहिए घनत्व तो क्या होता है ना। डेंसिटी बराबर जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि जो है ना, जो एक यानी यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास अवेलेबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये बात है, राइट। खैर ये तो प्रॉपर्टीज़ की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे थे क्या, कि कोई चीज़ किसी के ऊपर अगर तैर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि इन दोनों के बीच का जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस होगा। अगर बात किया जाए कि ऐसा भी तो होता है कि मनुष्य भी क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लो तैरते रहता है, तो उस केस में एक अलग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अब वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट है, वो आपको हाथ चलाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात किया जाए नेचुरल रूप से, अगर दो लिक्विड है, दो लिक्विड में बात किया जाए तो दोनों लिक्विड में क्या होगा, अगर दोनों लिक्विड इमिसिबल है, मतलब कि सपोज कर लेकिन ये वाटर है, इसमें हम डाल लेते हैं क्या, केरोसिन, ये वाला लिक्विड डालते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक चीज़ देखिएगा कि इन दोनों के लेयर के बीच लेयर में है ना, ये इससे नीचे नहीं आएगा, यही वाटर इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या होता है कि ये दोनों लिक्विड आपस में इमिसिबल होता है, मतलब कि दोनों लिक्विड आपस में मिल नहीं सकता है, ठीक। अब सपोज कर लीजिए कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि ये जो लिक्विड है और ये जो लिक्विड है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सपोज करिए कि ये लिक्विड भी इधर जा रहा है, ये लिक्विड भी इधर जा रहा है, तो होगा क्या, एक चीज़ देख लीजिए, होगा ये कि ये लिक्विड हो सकता है कि फास्ट चला जाए, ये लिक्विड हो सकता है कि धीरे धीरे जाए, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या होता है इसको समझिए। अब बात करते हैं हम लोग, सपोज कर लीजिए कि ये एक सरफेस है लिक्विड का, ये दूसरा सरफेस है लिक्विड का, इसको आप भूल जाइए। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इससे नीचे एक दूसरा अलग लिक्विड है, इससे नीचे उसके ऊपर एक अलग लिक्विड है, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा कि दोनों लिक्विड का पार्टिकल जो है आपस में टकराएगा। अब इस चीज़ को माइक्रो लेवल थोड़ा सा दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये है केरोसिन का पार्टिकल, ठीक है, और ये है वाटर का पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए, केरोसिन का पार्टिकल और वाटर की पार्टिकल के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, बिजली होगा, तो उसके बीच में क्या होगा, फिर से रिएक्शन, ये फ्रिक्शन जनरेट होगा। इन दैट केस, चूंकि अब यहाँ पर दो लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, है ना, लिक्विड के बीच में होने वाला फ्रिक्शन है, और इसी का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है। ऐसा ही केस गैसेस में भी होता है। जब गैस को आप देखिएगा तो गैस के दो पार्टिकल्स के बीच में एक अगर रिलेटिव मोशन होता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। खैर वो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गैस के बीच में गैस के पार्टिकल का जो डेंसिटी होता है, तो वो जो डेंसिटी होगा उसमें एक कह लीजिए कि उसके जो बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप गैस को एक साथ नहीं रख सकते। बात समझ में आ रहा है। उसको रखने के लिए आपको उसको एक कंटेनर के अंदर कंप्रेस करना पड़ेगा। खैर, तो अगर बात किया जाए तो लिक्विड्स के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर गैसेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे भी हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। राइट, बात समझ में आ रही है। तो खैर ये है फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी। खैर आपको अगर और डिटेल जानना है तो आप चले जाइए, है ना, किसकी दुनिया में, आपको जाना पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स की दुनिया में, और वहाँ पर एक चीज़ पढ़िएगा आप, एक अच्छा टॉपिक पढ़िएगा, विस्कोसिटी। क्या पढ़िएगा, विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी में आपको ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है। खैर इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और बात करता हूँ सॉलिड को लेकर के। तो अभी मैंने ये बताया कि सॉलिड फ्रिक्शन क्या होगा, कि सॉलिड्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप आपको क्लियर है। चलिए मैं आता हूँ मैं फिर से अपने नोट्स के ऊपर। तो सॉलिड फ्रिक्शन जो होगा, मतलब कि फ्लूइड फ्रिक्शन को यहीं पर रोक दीजिए, यानी जो फ्लूइड्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दो टाइप का फ्रिक्शन होता है इसमें, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दोनों चीज़ को समझते हैं, राइट। चलिए
हम लोग बात करना चाह रहे थे बाबू सॉलिड फ्रिक्शन के ऊपर, सॉलिड फ्रिक्शन के ऊपर। और इसमें हम देख रहे हैं क्या, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बस समझ में आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब है, जिसमें फ्रिक्शन लगा दीजिए, FRICT लिख दिया मैं, तो आप उसको देख के समझ जाना। ठीक, देखिए अब मान चलिए अगर ऐसा है कि जो हम आपको पहला केस समझा रहे थे उसमें क्या था, एक प्रकार का सरफेस था, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई थी जिसका वेट कुछ ना कुछ नीचे लग रहा होगा mg। और चूंकि ऑब्वियस बात है ये एक चीज़ कि आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर बॉडी का वेट नीचे लग रहा है तो पृथ्वी इसके ऊपर, इसके अपोजिट में ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे एन, नॉर्मल रिएक्शन एन। बात समझ में आएगा? बात समझ में आया? तो अगर बॉडी का वेट नीचे लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? यहाँ पर लगेगा, नहीं यहाँ पर लगेगा, क्योंकि लाइन यहाँ पर हम दिखाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर दिखा दिया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब चीज़ को समझिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है कैपिटल F, जिसके कारण क्या होगा, ये जो सरफेस होगा इस सरफेस के ऊपर है ना एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा स्मॉल f। क्या होगा? स्मॉल f। अब इस कंडीशन को एनालाइज करिए, क्या होता है। पहला जब मैं शुरू में इस लेक्चर में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये पढ़ाया कि जो मेरा फ्रिक्शन होगा उस केस में डिफरेंट वैल्यू दे रहे थे फोर्स का, उसके अनुसार से बॉडी कभी रेस्ट में था कभी मोशन में हो गया। अब इसी चीज़ को समझाते हैं फिर से। ये जो फोर्स है, देखिए अब ये मान लीजिए ये फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो अपोज कर रहा है इस लगाए गए फोर्स का। तो मतलब कि फ्रिक्शन की वैसी वैल्यू जो कि बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैसी वैल्यू जो कि बॉडी जो है मेरा जो बॉडी है उसको रेस्ट पोजीशन में रखेगा, विराम की स्थिति में रखेगा, तब जाकर के हम कहेंगे कि मेरा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। यानी कि इस प्रकार का जो इस टाइप का जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। किस में होगा? तो सॉलिड में होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बॉडी अगर रेस्ट में है और उस पर फोर्स लग रहा है, यानी कि बॉडी फोर्स लगने के बावजूद भी अगर रेस्ट में है, तो उस केस में हम जो भी फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा एक बताइए, तो जब हम फोर्स लगाते गए बढ़ाते जाएंगे तो कोई ऐसा समय आएगा ना, सपोज कर लीजिए कि मैं 90 न्यूटन लगाया तो बॉडी रोक लिया, लेकिन जब मैं 20 न्यूटन लगाया तो ये बॉडी खसक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 न्यूटन इस बॉडी का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करवाने का। मतलब कि जो सरफेस है इस सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 19 न्यूटन का लग सकता है। और ये अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है 90 न्यूटन तो इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात है लिमिट वाली, है ना। अब मैं यहाँ से खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, अब हमको धकेलो, पुश करो हमको। अब पुश करोगे तो क्या होगा? मैं अब एक समय आएगा कि मैं पीछे चला जाऊँगा, नहीं तो जो एक इंस्टेंट समझिए, एक विशेष प्रकार का बाउंड्री जिस पर ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं पीछे चला जाऊँगा, उस बाउंड्री को बोलूँगा मैं अपना कैपेसिटी खड़ा होने का, किसी लोड को सहने का। तो वो जो कैपेसिटी होगा वो यहाँ पर क्या है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। अगर मैं 90 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉडी से आ जाता है, लेकिन 20 का लगाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉडी मूव कर जाता है। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी का मैक्सिमम कैपेसिटी 19 है। या फिर ये भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 19.5 नहीं हो सकता,
लेकिन मैं एक केस ले रहा हूँ, मैं एक पॉइंट वैल्यू ले रहा हूँ जिसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई 19 न्यूटन का फोर्स जो है यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी 19.5 न्यूटन की भी हो सकती है, लेकिन मैं किसी एक को लेकर चलूंगा, मतलब कि ये मेरा कैपेसिटी है, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि सरफेस का ये जो मेरा कैपेसिटी है वो ये हो कि 19.9 न्यूटन की हो। इतना फोर्स लगाएंगे तो ये साथ जाएगा, लेकिन जैसे ही 20 लगा देंगे तो ये बॉडी मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो वैल्यू है ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ गया। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो फ्रिक्शन की वैसी वैल्यू जो कि बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको बता देता हूं और एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि काइनेमेटिक यहां पर क्यों नहीं है, काइनेमेटिक यहां पर क्यों नहीं है। जो काइनेटिक है ये क्यों नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे है ना। तो आपको बताना है कि काइनेटिक ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर काइनेमेटिक क्यों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। काइनेमेटिक भी तो हो सकता था, क्या जरूरी है कि काइनेटिक ही लिखा है। और काइनेटिक होता काइनेमेटिक भी होता तो क्या दोनों लिखने की क्या जरूरत थी, डायनामिक क्यों नहीं लिखा। बस समझ में आ रहा है। तो आपको इस बात का जवाब ढूंढ के लाना है। मैं इस बात का जवाब ही बता रहा हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए बाबू, मैंने अभी एक बात बताया आपको कि जब जैसे बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और बॉडी की कैपेसिटी है 19 न्यूटन की, तो ये बॉडी ऑब्वियसली मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि इस मूविंग को अपोज नहीं करेगा ये चीज़। अब अगर मैं ये इस बॉडी को स्लाइड करवा रहा हूँ, देखिए। अब देखिए जैसे कि ये मान चलिए ऐसे है, सरफेस कैसे है, हाँ ऐसे है, ये सरफेस है, ये दूसरा सरफेस, इस सरफेस दोनों सरफेस के मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फोर्स लगाऊँ, ठीक है। फोर्स लगाता हूँ, अभी नहीं स्लाइड करा, अब कर गया तो इसका मतलब इसमें ना कि अब इसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस तो हो ही रहा है। तो मतलब कि फ्रिक्शन की वैसी वैल्यू जिसमें क्या होता है, बॉडी मेरा मोशन कंडीशन में होता है ना। तो उस केस में हम बोलते हैं, उस प्रकार के फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि ऐसा फ्रिक्शन जिसमें बॉडी मेरा मोशन कंडीशन में होता है उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो मेरा ये जो दो पार्ट है क्लियर हो गया। आपको बताना है मुझे, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द काइनेटिक इज यूज्ड एंड व्हाट शुड बी द रीजन दैट काइनेमेटिक इज नॉट यूज्ड, राइट। ओके, तो दो टाइप का हो गया है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन का भी टाइप होगा तो उसको भी समझा लेते हैं हम लोग। रोलिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, वो कैसे होगा देख लीजिए, इसी को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन था, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, जो मेरा काइनेटिक वाला पार्ट था उसको समझिए। ये इसमें दो पार्ट इसे बढ़ जाता है, ये एक बढ़ जाता है स्लाइडिंग में, एक बढ़ जाता है रोलिंग में। नाम से ही जाहिर है, आप इसको समझ सकते हैं आराम से। देखिए अब यह क्या होगा, सपोज करिए कि मेरा जो पेन है ये सरफेस पे रखा हुआ है और ये पेन पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पेन स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। मतलब कि इस पेन का जो पोजीशन है, इसका अपना जो ओरिएंटेशन है, अपना जो डायरेक्शन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम के साथ इसके पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। तो इस केस में फ्रिक्शन तो लगेगा, क्योंकि ऐसे अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा। तो इसको कहेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर मान चलिए इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, या और ये मेरा जो है, ये मेरा क्या है, एक प्रकार का सिलेंड्रिकल शेप है। तो जैसे इंक्लाइन सरफेस पे होगा तो देखिए अब ऐसे है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ सरफेस का इंक्लाइनेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बढ़ाऊंगा। आप देखिएगा आप लोग, है ना, बॉडी क्या कर गया, रोल कर गया। अब देखिए रोल करेगा तो उस केस में भी फ्रिक्शन लगेगा,
क्योंकि कॉन्टैक्ट जहाँ पर भी होगा, मोशन जहाँ पर भी होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा ही होगा। तो इस केस में जब बॉडी मेरा रोल करता है तो बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी मेरा स्लाइड करता है उसको बोलेंगे क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों केस किसका होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि बॉडी में मोशन है तो मोशन होगा तो क्या होगा, डायनामिक्स होगा, और डायनामिक्स का विशेष पार्ट होगा काइनेटिक। और काइनेटिक क्यों होगा इस बात को ये जानिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फोर्स और मोशन दोनों का कंसिडरेशन करेंगे हम लोग, दैट्स वाई काइनेटिक है ना। आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। चलिए, फिर भी आपको अगर लगता है कि सर जी कुछ सस्पेंस में रखे हैं, आप उसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी जाना कि फ्रिक्शन का टाइप क्या है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है फ्रिक्शन का, आगे देखिए, है ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है, मैंने इस चीज़ पूरी एनालिसिस को बताया है, आप इसको है ना एक बार इसको लिख लीजिए और इसको आराम से समझ सकते हैं आप, राइट। चलिए, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया, हियर वी ऑब्जर्व दैट एफ एस एडजस्ट इट सेल्फ, सो इट इज़ टेकन एज सेल्फ एडजस्टेबल एंड 0 से बराबर है एफ एस एंड बराबर से एफ एस मैक्सिमम। इस चीज़ को आप समझ लीजिए ऐसे, ऐसे समझिए कि जो बॉडी अगर मेरा ऐसा कोई सरफेस है, ये बॉडी है मेरा, इस पर अगर ऐसा mg लग रहा है नीचे की तरफ, और इस प्रकार ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा। यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल में लगता है, क्या कहाँ लगता है, सरफेस के नॉर्मल में, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से अगर कोई इंक्लाइन सरफेस होगा, अगर बॉडी ऐसे रखा हुआ है तो नॉर्मल डायरेक्शन इस बॉडी इंक्लाइन सरफेस के ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे, बात समझ में आ रहा है क्या। और इस बॉडी का वेट खैर ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, मैं इंक्लाइन सरफेस से लेकर पढ़ाऊंगा तो उसको बता दूंगा, फिलहाल इसको देख लीजिए। तो मैं समझा रहा था ये कि देखिए, मान लीजिए बॉडी है मेरा और ये फोर्स है, तो सपोज के लिए जब फोर्स की वैल्यू 0 न्यूटन की होगी तो बॉडी में कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, फोर्स बढ़ाते गए, तो 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। मतलब कि आप मान चलिए जब 0 न्यूटन का लग रहा है तो इस 0 न्यूटन का अगर फोर्स लगाइएगा तो ये बॉडी में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 न्यूटन का अपोजिंग हो रहा है। तो इस केस में क्या है, एफ एस कह दीजिए, स्मॉल एफ कहिए, ठीक है। तो 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा एफ एस, और इससे बड़ा या फिर बराबर होगा क्या, एफ एस मैक्सिमम। क्या होगा बाबू, एफ एस मैक्सिमम। इस बात को समझिए, ये सब चीज़ एक ही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ये सब का वैल्यू ये सब क्या है, एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसे है समझिए, मैंने कहा कि 0 न्यूटन का लगाइएगा तो बॉडी में कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, 10 न्यूटन का लगा लीजिए तो कोई स्लाइडिंग नहीं, 15 न्यूटन का लगा लीजिए कोई स्लाइडिंग नहीं, लेकिन 19 न्यूटन का लगा लीजिए तो कोई स्लाइडिंग नहीं। जैसे कि 20 न्यूटन का लगा लीजिएगा तो क्या होगा, बॉडी में स्लाइडिंग हो गया। तो कहने का मतलब है कि 19 न्यूटन का क्या बात है, 19 न्यूटन जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। 19 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। एफ एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 19 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन ये बात बताइए, तो एक प्रकार का ये स्टैटिक है ना, है क्या है, स्टैटिक है ना, है स्टैटिक का ये मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको लिमिटिंग भी बोलते हैं। तो एफ एस मैक्सिमम भी बोल सकते हैं इसको, एफ एस लिमिटिंग भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एफ एस का ही वैल्यू है, और 0 से लेकर के एफ एस तक के बीच का जो रेंज होगा उसको हम बोलेंगे क्या, ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या बोलेंगे इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन है। दैट्स वाई वो बात वहाँ पर लिखा हुआ था। हो सकता है कि आपको ये साइंस समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर दिया, राइट। चलिए, अब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देयर इज नो एनी फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन द लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एक नोट के तौर पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा कोई वैल्यू नहीं होता है फोर्स का, वो उससे नीचे ही होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए, एक हम लोग एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो उसमें एक चीज़ ये जो कंसेप्ट है ना आपको वो काम आएगा, राइट। इसीलिए आप इसका वैल्यूएशन कुछ अपने दिमाग में रखिए। मैंने क्या कहा, देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो एनी। अब देखिए, जो मेरा जो टाइपराइटर है उसको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। यहाँ पर नो लिखना चाहिए, क्या है, KNOW नहीं लिखना चाहिए, नो। देयर इज नो एनी फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा बाबू, KNOW नहीं लिख करके नो लिखिएगा, NO, ठीक है। नो मतलब कि नहीं, क्या मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा कोई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं होती है, राइट। चलो, अब बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, जो कि आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मुझे ये उम्मीद भी है। अगर हमारे एप्लीकेशन पे आप नहीं हैं तो आप ज़रूर आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ाई करवाई जाती है। खासकर वहाँ पर आपको डिफरेंट अगर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, लाइक जैसे कि अगर बात किया जाए तो मैथमेटिक्स लाइक, और मैथमेटिक्स बोले या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका अगर सिलेबस है, या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसके लेकर भी हमारे जो एप्लीकेशन है पॉलिटेक हब, उस पर सभी चीज़ व्यवस्थाएँ उपलब्ध है। आप वहाँ पर आकर के चीज़ को पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो मैं चीज़ पढ़ा रहा था आपको एक प्रकार का मैकेनिक्स था, और मैकेनिक्स में आपको बेसिक बातें बता रहा था फ्रिक्शन के बारे में। तो इस प्रकार से आपको, मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वो तो आप समझदार हैं ही, आप उसको क्यों दबाना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ हम अगर क्लास अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन चली जाती है। खैर, और थोड़ा सा एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करें तो एग्जामिनेशन आपका हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी कुछ ठीक चल रहा है। अब कोरोना वायरस की स्थिति भी कंट्रोल में आने वाली है। तो ये उम्मीद करते हुए कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से रहेंगे, है ना। मिलते हैं आने वाले दिनों में, है ना। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।